हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ ईआईए एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस के बारे में। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये इनिशिएट हुआ था 1960 में एज अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के भाई एनवायरमेंट से बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट पे बहुत इफेक्ट हो रहा है हमारे डेवलपमेंट का। सो इन यूएसए अंडर नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट 1969 में ये सब इनिशिएट हुआ और 1970 1 जनवरी को उसको साइन किया गया और लीगल फॉर्म में उसको डाला गया है। तो वहां ही से ये ईआईए का हिस्ट्री स्टार्ट होता है। एंड आज की डेट की बात करें तो ईआईए इज अ फॉर्मल प्रोसेस इन मोर देन 100 कंट्रीज। अभी हम इंडिया की बात करें तो 1976-77 में इनिशिएट हुआ जब प्लानिंग कमीशन ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बोला कि रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें एनवायरमेंट पे क्या हार्म हो सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। और अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी क्या इफेक्ट होता है एनवायरमेंट में, लाइक इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट होता है, थर्मल पावर प्लांट या माइनिंग एक्टिविटी होती है। तो उसके तहत ये हमारा बिगिनिंग हुआ ईआईए के टूवर्ड्स। सो 1978-79 में इनका इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया। उसके बाद उसका जो एरिया है वो भी बढ़ता गया, जैसे इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्रोजेक्ट सबको उसमें इंक्लूड किया गया। तो ये पूरा जो प्रोसेस है उसके लिए प्रॉपर डेटा कलेक्शन चाहिए, उसका मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर करना, उसके लिए गाइडलाइन चाहिए थी। तो वो सब गाइडलाइन बनाई गई और सब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया गया। सो ईआईए उसको मैंडेटरी किया गया अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और उसमें बहुत सारी 29 कैटेगरीज दिया गया जिसमें डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती है। और जो भी प्रोजेक्ट 50 करोड़ के ऊपर का था उसको मैंडेटरी किया गया टू गो थ्रू दिस प्रोसेस कि भाई क्या एनवायरमेंट पे इफेक्ट हो रहा है उसका असेसमेंट करना। बट 1994 से पहले ये जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस की भाई कोई भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना, जैसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस बोला जाता है, फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज अ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। उसमें कोई लेजिस्लेटिव सपोर्ट नहीं था। तो सबसे पहला ये लेजिस्लेटिव सपोर्ट आया जब 1994 में ईआईए का नोटिफिकेशन बाहर किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बोला जाता है, पर तब वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ईआईए का नोटिफिकेशन पूरा एक डिटेल्ड गाइडलाइन के साथ दिया गया, जिसमें शेड्यूल्स बनाए गए, जिसमें पूरा प्रोजेक्ट और उनकी एक्टिविटीज, उनका क्या क्या कौन से प्रोपोर्शन में, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट, ये सब उसमें दिया गया कि कौन से प्रोजेक्ट आप लगाते हो तो उसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस मतलब गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है। और एनवायरमेंट का इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो सब का रिपोर्ट बनाना, सबमिट करना, क्लियरेंस लेना जरूरी है, जिसको काफी बार अमेंडमेंट किया गया 12 टाइम्स। फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया 2006 में, इन ऑन 14 सितंबर 2006। तो ये नोटिफिकेशन में भी काफी चेंजेस किए गए एज कम्पेयर टू 1994 एंड मैंडेटरी किया गया काफी प्रोजेक्ट्स को टू गेट द एनवायरमेंटल क्लियरेंस अंडर दिस प्रोविजन। उसमें भी शेड्यूल में सभी एक्टिविटीज, फिर कितना एक्सटेंट तक वो है, कितना आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितने एरिया में है, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसके हिसाब से वो लिस्ट आउट किया गया। अभी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की वेबसाइट पे अवेलेबल है वो हमारा ड्राफ्ट ईआईए नोटिफिकेशन ऑफ 2020 है, यू कैन रिफर दिस। उसमें भी थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है। तो हम जानते हैं कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस होता क्या है। सो नाम से पता चलता है कि एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमको ये देना है कि भाई एनवायरमेंट को ये मिनिमम हार्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इट इज रिफर टू अ प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स द ऑब्टेनिंग गवर्नमेंट क्लियरेंस। गवर्नमेंट हाँ बोलेगा कि भाई ये प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट है या न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है या कुछ हाईवे प्रोजेक्ट है या कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो उसको हम जो भी हम डेवलप करते हैं या कुछ मॉडिफाई भी करते हैं या कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है फ्रॉम द एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इट इज मैंडेटरी टू गेट द गवर्नमेंट क्लियरेंस फॉर प्रोजेक्ट्स दैट कैन कॉज हाई डैमेज। हम अगर जैसे हम कोई एरिया में अगर डैम प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो एनवायरनमेंट को क्या हार्म हो रहा है या कौन से टाइप से पॉल्यूशन हो रहा है, सब इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो वो सब जानना और गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना, दैट इज एसेंशियल, जिसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस बोला जाता है। तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना क्यों जरूरी है, तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहला यही है टू इम्पोज द रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशन ऑन सर्टन प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज। अगर वो एक्सपांशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं तो सबसे पहला तो उस पर रिस्ट्रिक्ट करो कि वो एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है तो उसको अलाउ नहीं करो। सेकंड, पब्लिक कंसल्टेशन फ्रॉम स्टेक होल्डर्स
क्योंकि आज आजू बाजू की जो भी पब्लिक होगी उसको भी इन्फॉर्म करना कि भाई इस टाइप का प्रोजेक्ट आपके वहाँ पे आ रहा है, तो सभी स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। एंड टू इनकॉर्पोरेट नेसेसरी एनवायरमेंटल सेफगार्ड, जो भी हम एनवायरमेंट को बचाने के लिए कर सकते हैं वो सब आपको उसमें दिखाना है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में। तो जितना भी इम्पैक्ट हम कम कर सकते हैं, तो इट्स अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग दिस EIA रिपोर्ट। और वो पब्लिक को और एक्सपर्ट को दोनों को कंसल्ट करके बनाना होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एनवायरनमेंट को हार्म ना हो, ऐसे प्रोजेक्ट को ही क्लियरेंस मिले। सो रिक्वायरमेंट ऑफ इसी में सबसे पहले ऑल प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज लिस्टेड इन शेड्यूल, तो जो शेड्यूल में मतलब नोटिफिकेशन में दिया है उसी के लिए जरूरी है। एक्सपांसन एंड मॉडर्नाइजेशन करना है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का, अगर कोई इंडस्ट्री है एग्जिस्टिंग उनका जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कुछ वो मॉडिफिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट मिक्स चेंज करते हैं या फिर कुछ एक्सपांशन करते हैं, तो उसके लिए भी जो लिमिट दिया गया है शेड्यूल में उसको क्रॉस कर जाते हैं तो उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना होता है। So these are the list of projects requiring the environmental clearance in India as per EIA notification 2006। माइनिंग प्रोजेक्ट हो, प्राइमरी प्रोसेसिंग, मटेरियल का प्रोडक्शन हो, मटेरियल का प्रोसेसिंग हो रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन प्लांट है, सर्विस सेक्टर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल रोड एवरीथिंग। देन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, उसमें भी कितना एरिया तक आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो उसको भी EIA के तहत लाया गया है। तो यू कैन रिफर इन डिटेल EIA नोटिफिकेशन 2006 शेड्यूल, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी लिस्ट आउट की गई है, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट डिस्क्राइब किया गया है, कितना कितना एक्सटेंट तक अगर वो होगा तो EIA लेना जरूरी है। एंड अभी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो 2020 का है। सो अभी इतना वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स होता है तो उसको अप्रेजल मतलब उसको अप्रूव करने के लिए और या उसको स्क्रूटिनी करने के लिए कमिटी बनती है। तो फॉर्मेशन ऑफ 2 कमिटीज आर वेरी एसेंशियल। एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, ये सेंट्रल लेवल की कमिटी है, एंड दूसरा स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी विच इज कॉल्ड एज SEAC। तो दोनों कमिटी जो है, तो ये इतने सारे मल्टी डिसिप्लिनरी जो प्रोजेक्ट आते हैं उसके अंदर एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया जाता है, वो उसको स्क्रूटिनी करते हैं। तो उसमें ये जो पर्टिकुलर सेक्टर्स है उसके लिए EAC एंड EAC। तो बेसिकली SEAC सेंट्रल लेवल, दिस इज स्टेट लेवल। तो माइनिंग, इंडस्ट्रियल, थर्मल, रिवर वैली, मल्टीपर्पज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, सबके लिए ये कमिटीज बनी होती है जो चेक करती है कि उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया। सो अभी हम जब बात करते हैं कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना है तो जो भी प्रोपोनेंट होगा उनको वो या ये रिपोर्ट बनाना और वो सब होता है, तो दैट वी विल आल्सो डिस्कस कि वो कैसे करते हैं, उनके स्टेजेस भी होते हैं। पर वंस दे आर अप्लाइंग फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंस तो कैसे क्लियरेंस मिलता है उसका प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। सो देर आर बेसिकली 4 स्टेजेस थ्रू विच दिस एप्लीकेशन हैज टू गो थ्रू। तो फर्स्ट जो है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब कि भाई आपको या ये करना है कि नहीं, तो स्क्रीनिंग ओनली उसी के लिए जरूरी है जो बी कैटेगरी के प्रोजेक्ट है। ए कैटेगरी के प्रोजेक्ट क्या होते हैं, वो तो मैंडेटरी है कि उनको तो या ये करवाना ही है, तो स्क्रीनिंग की जरूरत ही नहीं। तो उसके अंदर जो शेड्यूल होता है उसमें जो ए कैटेगरी के प्रोजेक्ट है तो उसमें तो मैंडेटरी है, उनको तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही अप्रूवल लेना पड़ेगा। जो बी कैटेगरी के प्रोजेक्ट होते हैं उसी के लिए स्क्रीनिंग की जरूरत होती है कि वेदर दे रिक्वायर्ड EIA और नॉट। सेकेंड इज स्कोपिंग। थर्ड इज स्कोपिंग मतलब उसका बाउंड्री डिसाइड करना, क्या क्या उसमें इंक्लूड करना है, कौन से एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स लेने हैं, टाइम लिमिट एक्सेट्रा। देन पब्लिक कंसल्टेशन, सो दिस इज वेरी एसेंशियल पार्ट, पब्लिक को इन्वॉल्व करना, उनको माहिती देना। और उस लास्ट आता है अप्रेजल में स्क्रूटिनी बाय दिस कमिटी। सो विल डिस्कस दिस इन डिटेल। सो स्क्रीनिंग एज आई टोल्ड यू बी कैटेगरी के लिए है, ए कैटेगरी तो मैंडेटरी है कि उसको करना ही है। सो जो भी एक्सपर्ट कमिटी है स्टेट लेवल या गवर्नमेंट, वो डिसाइड करती है प्रोजेक्ट के बारे में कि कितना उसका स्पेशल एक्सटेंट है, कहाँ तक उसकी लिमिट है, कितना एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हो रहा है, उसके हिसाब से उनको स्क्रूटिनी करना है और उनको डिसाइड करना है कैटेगरी में। सो प्रोजेक्ट दैट नीड्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट दे शुड बी टर्म्ड एज B1 प्रोजेक्ट। एंड B2 को EIA का रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इतना एनवायरमेंट को हार्म नहीं कर रहे। तो ये जो बी कैटेगरी है, B1 कैटेगरी, दे नीड EIA रिपोर्ट। सो उसमें पूरा प्रोसेस के थ्रू उनको पास होना होता है। सो अभी 2 रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है जो उनको क्लियरेंस देती है। सो ए कैटेगरी के प्रोजेक्ट की क्लियरेंस आती है हमारे सेंट्रल लेवल से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो पहले था, अभी उसको CC दैट इज क्लाइमेट चेंज ऐड किया गया है, तो MOEF एंड CC
वो उसको क्लियरेंस देती है। एंड जो स्टेट लेवल की कमिटी होती है दैट इज कॉल्ड एज स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कमिटी, सॉरी अथॉरिटी, वो कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट को अप्रूवल देती है। तो ये दोनों रेगुलेटरी अथॉरिटी दे आर ऑथोराइज टू गिव द एनवायरमेंटल क्लियरेंस। ए कैटेगरी को सेंट्रल गवर्नमेंट, बी कैटेगरी को स्टेट लेवल की कमिटी स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। और ये जो एक्सपर्ट कमिटी होती है वो सब स्क्रूटिनी के लिए होती है, ये ऑथोराइजेशन उनको मिला कि नहीं, उनको अप्रूवल मिला कि नहीं, उसके लिए होती है। तो जैसे ए इज नेशनल लेवल अप्रेजल एंड B1 इज स्टेट लेवल अप्रेजल। सो ये जो पूरा स्क्रूटिनी है, रिकमेंडेशन कौन करेगा? एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी जो सेंट्रल लेवल की है। और यहाँ पे रिकमेंडेशन कौन करेगा? स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी। और ऑथोराइजेशन कौन देगा? स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। यहाँ पे कौन ऑथोराइजेशन देगा? MOEF एंड CC। सो यू शुड बी वेरी क्लियर दैट ए कैटेगरी सेंट्रल लेवल, बी कैटेगरी, उसमें भी B1 कैटेगरी दैट इज स्टेट लेवल, उसकी एक्सपर्ट कमिटी रिकमेंडेशन करेगी, उसके बेस पे वो अथॉरिटी उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस देगी। इट इज सेम इन नेशनल लेवल। सो सेकंड इज स्कोपिंग। तो हमको स्क्रीनिंग कर लिया B1 कैटेगरी और E कैटेगरी को, हमको EIA का पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। तो जो भी हमारी एक्सपर्ट कमिटी है स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल की, वो प्रोजेक्ट को चेक करेंगे, उसके हिसाब से जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस दैट इज स्कोपिंग, मतलब कितना स्कोप है वो सब चेक करेंगे बेस्ड ऑन ऑल द रिपोर्ट्स एंड ऑल। सो फाइनल TOR बनेगा, जो भी प्रोपोनेंट या एप्लीकेंट ने किया है उसके हिसाब से उसको चेक किया जाएगा। एंड TOR कंसिस्ट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ EI रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, कहाँ तक उसको, कौन सा टाइम लिमिट है, कौन सी बाउंड्रीज है, ये सब दोनों देख के उसको डिटरमाइन किया जाता है। उस दौरान साइट विजिट भी अरेंज किया जा सकता है, जिसमें जो भी मेंबर्स होते हैं एक्सपर्ट कमिटी के, वो सब जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड TOR शुड बी कन्वे टू द एप्लीकेंट by this expert committees within 60 days of the receipt of form। उनका जो फॉर्म आ जाता है उसके बाद फाइनल TOR फाइनल किया जाता है। एट दिस स्टेज ऑल्सो अगर उनको ऐसा लगा TOR में उनके जो भी स्कोप उन्होंने दिखाया, जो भी उनके रिकमेंडेशंस या जो भी है उनका, वो अगर उनको लगा कि प्रॉपर नहीं है, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको रिजेक्ट कर सकती है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन। क्योंकि जो एक्सपर्ट कमिटी होती है वो अपना रिकमेंडेशन देती है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा हार्म कर रहा है, तो इस स्टेज पे मतलब स्कोप जिसमें सिर्फ बाउंड्री और उनका लिमिट और वो सब डिसाइड करना है, उस स्टेज पे भी रिजेक्ट हो सकता है। सो अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर आगे जाएगा नहीं, पर अगर रिजेक्ट नहीं हुआ है तो रिकमेंडेशंस के हिसाब से फाइनल टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनता है। सो अभी नेक्स्ट स्टेज क्या है? पब्लिक कंसल्टेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो जो भी लोकल अफेक्टेड पीपल है उनको ये जानकारी देना कि जो भी कुछ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है थ्रू वट एवर प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटी, उसको उनको जानकारी देनी है। तो ये दो पब्लिक सॉरी उसके जो कंपोनेंट्स है उसमें तो सबसे पहला पब्लिक हियरिंग एट द साइट, और जो भी साइट है उसके आसपास ही उनको करनी है। जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है या अगर यूनियन टेरिटरी थे तो उनके कंट्रोल कमेटी जो होती है, उनको पूरा एक प्रोसेस दिया गया है पूरे नोटिफिकेशन में, उसके हिसाब से उसको कंडक्ट करना होता है। एंड उनको पूरा राइटिंग में जो भी वहाँ पे कंसर्न पर्सन्स है, जो भी लोकल पब्लिक वहाँ पे आती है, उनके राइटिंग में लेने होते हैं कंसर्न्स और रिस्पॉन्सेस, एंड वो अपनी वेबसाइट पे उसको रखते हैं। एंड समरी EIA रिपोर्ट भी प्रिपेयर करते हैं कि क्या रिकमेंडेशंस हुआ, क्या वहाँ पे बातचीत हुई। सो ये पूरा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत होता है। तो पब्लिक कंसल्टेशन मतलब पब्लिक हियरिंग करना, उनको जानकारी देना, उनके रिस्पॉन्सेज देना, उनके कंसर्न जानना, और उसका समरी EIA रिपोर्ट बना के वेबसाइट पे पब्लिश करना ताकि वो पब्लिक हो जाए। फिर लास्ट प्रोसेस आता है अप्रेजल। अभी इसका डिटेल स्क्रूटिनी किया जाता है एक्सपर्ट कमिटी के द्वारा। जो भी एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स है, फाइनल या ये रिपोर्ट है, पब्लिक कंसल्टेशन या हियरिंग की जो भी प्रोसीडिंग्स है, वो सब सबमिट की जाती है रेगुलेटरी अथॉरिटी को। वो लोग रिकमेंडेशन देते हैं, उसके बेस पे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब MOEF NCC स्टेट लेवल की कमिटी वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस ग्रांट करते हैं। तो उनको ये अथॉरिटी मिलती है कि अभी वो उस प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सो ये कोई भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है तो वो प्रोजेक्ट का कुछ वैलिडिटी होता है। तो माइनिंग प्रोजेक्ट में 30 इयर्स का वैलिडिटी होता है, रिवर वैली में 10 इयर्स, 5 इयर्स फॉर ऑल अदर प्रोजेक्ट्स। सो लिमिटेड पीरियड ऑफ एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, तो टिल द डेवलपर इज रिस्पॉन्सिबल तब तक उसको मिलता है।
तो वैलिडिटी आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं 5 साल के लिए बाय सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म 1। तो एक फॉर्म 1 जो दिया जाता है, तो वैलिडिटी पीरियड के ड्यूरेशन में आप 5 साल का एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। अभी एक बार आपने प्रोजेक्ट लगा लिया तो उसके बाद पोस्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस मॉनिटरिंग भी होता है। तो उसमें जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उनको हाफ ईयरली कंप्लायंस रिपोर्ट, मतलब उन्होंने अगर दिखाया है कि वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए ये कर रहे हैं या वाटर पोल्यूशन रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, तो उन सबका हाफ ईयरली कंप्लायंस रिपोर्ट के जो भी बोला है वो कर रहे हैं, उसको हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी में सबमिट करना होता है रेगुलेटरी अथॉरिटी को ऑन 1 जून एंड 1 दिसंबर ऑफ ईच कैलेंडर ईयर। And all such compliance reports submitted by the project management shall be a public document। तो ये public document होता है, तो जो भी मतलब वेबसाइट है उसके ऊपर उसको डिस्प्ले किया जाता है कंसर्न अथॉरिटी का। सो मैंने एक रेफरेंस लिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का जो अथॉरिटी है उनकी वेबसाइट पे ऐसे आपको कंप्लायंस रिपोर्ट मिलेंगे जो सबमिट किए जाते हैं थ्रू whatever projects which are passed for environmental clearance। So you can refer any authority of any government like central government or state government। So ये जो कॉपी होती है तो कोई भी पर्सन को आप वहाँ जाके वहाँ कंसर्न अथॉरिटी से ले भी सकते हैं। सो इन शॉर्ट जो भी मतलब प्रोसीजर होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बनाने का, वो रिपोर्ट का क्या स्टेजेस है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने यही डिस्कस किया कि इंडिया में क्या प्रोसीजर है, कौन सी एक्सपर्ट कमिटीज बनती है, कौन से रेगुलेटरी अथॉरिटीज है जो उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोवाइड करती है। तो 4 स्टेज में होता है। सो हियर यू कैन सी दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो आप कोई साइट सिलेक्शन करेंगे, उसके लिए आप पूरा EIA कंडक्ट करेंगे। तो EIA कंडक्ट करने का क्या प्रोसीजर है दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। सो NOC के लिए अप्लाई करना मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटी को एप्लीकेशन करना, जिसमें एक्सपर्ट कमिटी जो बैठती है वो सब स्क्रूटिनी करके टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड वो सब डिसाइड करती है, EIA चेक करती है। उसके बाद स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसमें पब्लिक हियरिंग, वो जैसे मैंने आपको बताया दैट इज पब्लिक कंसल्टेशन। देन प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट अप्लाई फॉर द एनवायरमेंटल क्लियरेंस सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स है वो फाइनल, मतलब जो भी कुछ पब्लिक कंसल्टेशन में आता है, एक्सपर्ट कमिटी जो रिकमेंडेशंस देती है उसके हिसाब से वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जिसमें EI रिपोर्ट, NOC फ्रॉम द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सब कुछ वो लोग सबमिट करते हैं। देन वापस जो हमारी कमिटी होती है एक्सपर्ट कमिटी स्टेट लेवल की या सेंट्रल लेवल की, वो उसको वापस रिव्यू करेंगे, या तो रिजेक्ट किया जाता है तो आप ये इस प्रोजेक्ट को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं जो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, या फिर जो भी कुछ है तो वो रिजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेड, सो यू कैन गो फॉर द प्रोजेक्ट। आप अपना प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, कोई भी इंडस्ट्री का हो या कोई भी हो। एंड सम चेंजेस इफ दे आर सजेस्टेड बाय द एक्सपर्ट कमिटी, तो स्टेट लेवल की कमिटी या सेंट्रल लेवल की कमिटी ने ए कैटेगरी के प्रोजेक्ट में कोई भी चेंजेस सजेस्ट किए एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको सबको इनकॉर्पोरेट करना है। एंड अगेन दे हैव टू कंडक्ट द EI प्रोसेस, अगेन पब्लिक हियरिंग एंड अगेन सम मॉडिफिकेशंस, एंड देन आफ्टर अगेन acceptance may be done। So this is the way how this environmental clearance for the projects which may have impact on the environment are to be scrutinized in India। सो मेन थिंग ये है कि A कैटेगरी के प्रोजेक्ट सेंट्रल लेवल, B कैटेगरी के प्रोजेक्ट उसमें भी B1 कैटेगरी को EIA कंडक्ट करना है, जिसका अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट की कमिटी से होता है। और दोनों लेवल पे एक्सपर्ट कमिटी होती है जो ये सब स्क्रूटिनी करने में हेल्प करते हैं, एंड जो भी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है उसके साथ मिलके फाइनल जो भी बनता है रिपोर्ट उसके अंदर वो हेल्प करते हैं ताकि एनवायरनमेंट को हार्म ना हो। So these are the references. You can refer the websites of all this Ministry of Environment and Forest as well as state level committee, and EIA notification 2006, 1994 as well as 2020 जो लेटेस्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है वो भी आप रिफर कर सकते हैं फॉर द डिटेल टू नो मोर इन डिटेल। सो आई होप दैट ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा या आपको यूजफुल हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स, ऑल्सो कमेंट भी कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करें मेरी चैनल अगर आपने नहीं की है तो। थैंक यू सो मच।